रात का वो अचानक हुआ किस और अगली सुबह की हड़बड़ाहट मेहर की दुनिया जैसे किसी ने वॉशिंग मशीन में डालकर स्पिन मोड पर चला दी थी। उसके छोटे से घर में सुबह से ही औरतों की चहचहाहट और ढोले की थाप गूंज रही थी। चूंकि पंडित जी के अनुसार शादी में सिर्फ 2 दिन का समय था, इसीलिए मेहर की माँ ने हल्दी और मेहंदी का कार्यक्रम एक ही दिन रख दिया था। मेहर अपने कमरे में आईने के सामने खड़ी थी। उसने पीले रंग का एक बहुत ही सादा सा सूट पहना हुआ था। उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक गहरी उलझन थी। उसकी उंगलियां अनजाने में ही उसके अपने होठों को छू रही थी। उसे बार बार कल रात का वो पल याद आ रहा था। अभय की वो नशीली सांसें, उसका वो मजबूती से मेहर को पकड़ना और फिर वो अनचाहा लेकिन रूह को कपा देने वाला स्पर्श। तुझे क्या हो गया है मेहर शर्मा? मेहर ने आईने में खुद को घूरते हुए खुद को ही डांटा। तू उसे सड़े हुए, हुक्म चलाने वाले और मगरमच्छ जैसे इंसान के बारे में क्यों सोच रही है? वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, एक हादसा, बस। तभी कमरे का दरवाज़ा जोर से खुला और उसकी माँ अंदर आ गई। अरे महारानी, यहाँ शीशे को घूरने से मेहंदी नहीं लगेगी। बाहर आ जल्दी, मेहंदी वालियाँ तेरा इंतजार कर रही है। और ये क्या मुंह सड़ा हुआ रखा है? शादी वाले घर में दुल्हन ऐसे 12 बजा कर नहीं बैठती। माँ ने मेहर का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। लिविंग रूम को गेंदे के फूलों से सजाया गया था। मोहल्ले की औरतें ढोलक पर अजीब अजीब से लोकगीत गा रही थी, जिनका सुर और ताल आपस में लड़ रहे थे। मेहर को एक छोटी सी चौकी पर बिठा दिया गया। मेहंदी लगाने वाली लड़की ने मेहर के हाथ पकड़े और अपनी गोंद तैयार की। दीदी, दूल्हे का क्या नाम लिखना है? उस लड़की ने मुस्कुराते हुए पूछा। मेहर ने अपनी दांत पीसे। उसे अभय पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वह उसका नाम अपने हाथ पर किसी भी कीमत पर नहीं लिखवाना चाहती थी। अभय मत लिखना, मेहर ने एकदम सीरियस होकर कहा। तुम ऐसा करो, मेरे हाथ पर लिख दो खड़ूस, या फिर यमराज लिख दो, वो ज़्यादा सूट करेगा उस पर। मेहंदी वाली लड़की बेचारी कंफ्यूज हो गई। वो कभी मेहर का मुंह देखती तो कभी उसकी माँ का। तभी पीछे से एक बेहद भारी, खुरदरी और जानी पहचानी आवाज़ आई, जिसने पूरे कमरे का शोर 1 सेकंड में शांत कर दिया। यमराज की पत्नी को यमराज ही मिलेगा ना, आरजे मेहर। मेहर ने झटके से अपनी गर्दन घुमाई। दरवाजे पर अभय खड़ा था। मेहर की सांसें एक पल के लिए अटक गईं। उसने आज तक अभय को सिर्फ ब्लैक, नेवी ब्लू या गे रंग के सख्त कारपोरेट सूट में देखा था, लेकिन आज अभय ने पीले रंग का एक बेहद शानदार चिकनकारी कुर्ता और सफ़ेद पजामा पहना हुआ था। उसके घने बाल थोड़े बिखरे हुए थे और उसके चेहरे पर वो सख्त बॉस वाला लुक नहीं, बल्कि एक बेहद कातिलाना और देसी गुरूर था। वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। मोहल्ले की औरतें तो अभय को देखकर ऐसे शर्माने लगी जैसे उनकी खुद की शादी हो रही हो। माँ तुरंत भाग कर गई और अभय की बलाएं लेने लगी। अरे दामाद जी, आप यहाँ कैसे? लड़के वालों को तो मेहंदी में आना अब शगुन होता है। माँ ने खुश होते हुए भी रस्मों का हवाला दिया। अभय ने बहुत ही शालीनता से जवाब दिया, आंटी जी, मैं रस्मों से ज़्यादा अपनी होने वाली पत्नी की हरकतों पर नज़र रखने में विश्वास रखता हूँ। मुझे डर था कि ये कहीं अपने हाथ पर मेरे नाम की जगह कोई गाली ना लिखवा ले। अभय की बात सुनकर सब औरतें हंस पड़ी, लेकिन मेहर का चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। अभय धीरे धीरे चलते हुए मेहर के बिल्कुल पास आ गया। उसने पास ही पड़ी एक छोटी सी कुर्सी खींची और बिल्कुल मेहर के घुटनों से सट कर बैठ गया। उसकी इस नज़दीकी ने मेहर के पेट में अजीब सी हलचल पैदा कर दी। अभय ने मेहंदी वाली लड़की की तरफ देखा
और अपने उसी कमांडिंग बॉस वाले अंदाज में कहा, इसके हाथ के बिल्कुल बीचों बीच मेरा पूरा नाम लिखना, अभय कपूर, और इतने गहरे रंग में लिखना कि यह चाह कर भी उसे मिटा ना सके। मेहंदी वाली लड़की ने तुरंत सिर हिलाया और काम पर लग गई। अब उस कोने में सिर्फ मेहर और अभय थे, बाकी लोग ढोलक और गानों में मगन थे। मेहर ने अपनी आवाज़ को धीमा रखते हुए लेकिन पूरे गुस्से के साथ कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम्हें शांति नहीं मिलती मुझे परेशान किए बिना? अभय हल्का सा आगे झुका। उसकी वो महंगी और भीनी भीनी सी परफ्यूम की महक मेहर के दिमाग पर हावी होने लगी। मैं तो बस ये देखने आया था कि कल रात की उस गलती के बाद भी तुम्हारा ये गुरूर और तुम्हारी ये बगावत अभी तक सलामत है या नहीं। अभय ने मेहर की आंखों में सीधा देखते हुए एक बहुत ही शैतानी और नशीली मुस्कान के साथ कहा, मुझे लगा था तुम्हारे होश उड़ गए होंगे। कल रात का जिक्र होते ही मेहर का चेहरा सचमुच किसी लाल टमाटर की तरह हो गया। उसने अपनी नज़रें चुराई। वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था। मेहर ने हकलाते हुए खुद का बचाव किया। तुम ज़्यादा खुश मत हो। मैंने तुम्हें जानबूझकर किस नहीं किया था। मैंने कब कहा कि तुमने जानबूझकर किया था? अभय का अंगूठा बहुत ही हल्के से मेहर के घुटनों को छू गया, जिससे मेहर के पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। पर अगर एक एक्सीडेंट इतना खूबसूरत और बेकाबू हो सकता है जंगली बिल्ली, तो सोचो जब हम जानबूझकर कोई गुनाह करेंगे तो क्या होगा। मेहर की बोलती पूरी तरह से बंद हो गई। इस आदमी के पास हर बात का ऐसा जवाब होता था जो मेहर के अंदर आग लगा देता था। बकवास बंद करो अपनी, मेहर ने मुंह बनाते हुए कहा। हालांकि उसके दिल की धड़कनें किसी बुलेट ट्रेन की तरह भाग रही थी। हल्दी और मेहंदी की रस्में ख़त्म होने के बाद जब सब लोग खाना खाने में व्यस्त हो गए तो अभय ने चुपके से मेहर का हाथ पकड़ा, वो हाथ जिस पर मेहंदी नहीं लगी थी, और उसे खींचते हुए घर की छोटी सी बालकनी में ले गया। बालकनी में अंधेरा था और बाहर शहर की रोशनियाँ टिमटिमा रही थी। छोड़ो मुझे, कोई देख लेगा। मेहर ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन अभय ने उसे नहीं छोड़ा। उसने मेहर को बालकनी की दीवार से टिकाया और उसके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। अब उसके चेहरे पर कोई मजाक या ताना नहीं था। वहाँ एक बेहद गहरी संजीदगी और एक अनकहा सा वादा था। अभय ने अपनी जेब से एक छोटा सा मखमली डिब्बा निकाला और उसे मेहर के हाथ में रख दिया। ये क्या है? कोई नया कॉन्ट्रैक्ट? मेहर ने अपनी आदत के अनुसार ताना मारा। इसे खोल कर देखो। अभय की आवाज़ बहुत भारी और नरम थी। मेहर ने एक हाथ से डिब्बा खोला। उसके अंदर एक बहुत ही नाजुक और खूबसूरत सी प्लेटेनियम की चैन थी, जिसमें एक छोटा सा स्टार लटक रहा था। ये? मेहर ने हैरानी से अभय को देखा। कबीर ने तुम्हें जो भी दर्द दिया वो तुम्हारा तीर था मेहर। अभय ने बहुत ही ईमानदारी से मेहर की आंखों में देखते हुए कहा, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। मुझे गुस्सा आता है, मैं चीज़ों को कंट्रोल करना चाहता हूँ और हमारी शुरुआत भी बहुत गलत तरीके से हुई है, लेकिन ये शादी मेरे लिए कोई मजाक या कोई बदला नहीं है। मेहर अपनी पलकें झपकाना भूल गई। अभय ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मेहर के गाल को बहुत ही प्यार से सहलाते हुए कहा, कल से तुम्हारा भविष्य मैं हूँ और मैं तुम्हें यह वादा करता हूँ कि मेरे उस भविष्य में, मेरी दुनिया में किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम्हारी आंखों में आंसू ला सके, खुद मेरी भी नहीं। मैं तुम्हारी इस आज़ादी को छीनूंगा नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए आसमान बनूंगा। मेहर की आंखों में अचानक आंसू आ गए। सालों से जिस सुरक्षा और जिस भरोसे के लिए वो तरस रही थी, वो उसे शहर के सबसे खूंखार और कड़क इंसान की आंखों में दिख रहा था। मेहर ने जल्दी से अपनी आंखें झपकाई और अपने आंसू छुपाने के लिए अपनी वो पुरानी सनकी वाली स्माइल चेहरे पर वापस लाई। डायलॉग बहुत अच्छे मार लेते हो बॉस, मेहर ने अपनी नाक सिकुड़ते हुए कहा। किसी हिंदी फिल्म के हीरो के लिए ट्राई क्यों नहीं करते? यहाँ फालतू में कारपोरेट में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अभय हल्का सा हंस पड़ा।
वो हंसी इतनी सच्ची और दिल से थी कि मेहर भी उसे बस देखती रह गई। तुम्हारे इन तानों की मुझे आदत डालनी पड़ेगी, अभय ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने वो चैन निकाली और बहुत ही नज़ाकत से मेहर के गले में पहना दी। कल तैयार रहना आरजे मेहर। अभय ने मेहर के माथे पर बहुत ही हल्के से अपने होठ रखे। वह स्पर्श इतना पवित्र और सुकून भरा था कि मेहर ने अपनी आंखें बंद कर ली। कल से तुम्हारी जिंदगी के इस रेडियो स्टेशन पर सिर्फ मेरा कब्जा होगा। अभय बालकनी से बाहर चला गया, लेकिन मेहर वहीं खड़ी रही। उसने अपने गले में पड़े उस तारे को छुआ। उसका दिल अब इस शादी से भाग नहीं रहा था, बल्कि अनजाने में ही सही वो कल का इंतजार करने लगा था। शादी का दिन, शहर का सबसे लग्जरी मैरिज लॉन, चारों तरफ महंगे फूलों की सजावट, चमचमाती लाइट्स और वीआईपी मेहमानों की भीड़। सब कुछ किसी परियों की कहानी जैसा परफेक्ट था, सिवाय उस एक लड़की के जिसका खून इस वक्त खौल रहा था। मेहर अपने कमरे में लाल जोड़े ब्राइडल लहंगे में बैठी थी। उसका मेकअप परफेक्ट था, भारी गहने उसी किसी रानी की तरह दिखा रहे थे, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, ये शादी 2 दिन में कैसे हो सकती है? क्या मैं सच में उस खड़ूस अभय कपूर की पत्नी बनने जा रही हूँ? मेहर, पंडित जी बुला रहे हैं, मंडप का वक्त हो गया है, माँ ने कमरे में आकर खुशी से चहकते हुए कहा। मेहर ने गहरी सांस ली, अपना भारी लहंगा संभाला और बारात की तरफ बढ़ी। मंडप में जब उसने अभय को देखा तो उसकी सांसें एक सेकेंड के लिए अटक गई। अभय ने प्लेटेनियम रंग की डिजाइनर शेरवानी और गले में हीरो का हार पहना हुआ था। उसके बाल सेट थे और चेहरे पर वो अक्खड़पन और गुरूर था जो सिर्फ अभय कपूर के पास ही हो सकता था। जैसे ही मेहर मंडप में आई, अभय की नज़रें उस पर टिक गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो साफ कह रही थी कि आज इस जंगली बिल्ली को हमेशा के लिए पिंजरे में कैद करने वाला है। दोनों आमने सामने बैठे। पंडित जी के मंत्रोच्चारण शुरू हुए। ओम सहनावतु। मेहर ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, या तो इस छत को गिरा दे या फिर इस अभय कपूर को उठा ले। मैं इस आदमी के साथ ज़िंदगी भर नहीं रह सकती। लेकिन भगवान ने उसकी एक नहीं सुनी। मंडप के फेरे शुरू हो गए। पहले फेरे से लेकर 7वें फेरे तक अभय ने हर बार मेहर का हाथ इतनी कसकर और मजबूती से पकड़ा हुआ था कि मेहर चाह कर भी अपना हाथ छुड़ा नहीं पाई। हर फेरे के साथ अभय उसके कान में कोई न कोई तंग करने वाली बात कह रहा था। अब तो बचकर कहाँ जाओगी मिसेज कपूर? और फिर आया वो पल जिसके लिए यह पूरा नाटक रचा गया था। अभय ने कटोरी से चुटकी भर सिंदूर उठाया। उसने बहुत आहिस्ता से मेहर की मांग में वो सिंदूर भरना शुरू किया। लाल रंग की वह रेखा जैसे ही मेहर की मांग में सजी, उसके दिल की धड़कनें एक अजीब से मुकाम पर पहुंच गई। वो सिर्फ एक रस्म नहीं थी, वो इस बात की मुहर थी कि अब ये दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से बंध चुके थे। पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, विवाह संपन्न हुआ, अब आप लोग बड़ों का आशीर्वाद ले सकते हैं। मेहमानों ने तालियां बजाई। माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। अभय ने अपनी जगह से उठकर मेहर का हाथ थामा और उसे मंडप से नीचे उतारने लगा। लेकिन कहते हैं ना कि मेहर की ज़िंदगी बिना किसी तमाशे या मुसीबत के चल ही नहीं सकती थी। जैसे ही वे दोनों स्टेज के पास पहुँचे, अचानक लॉन के मुख्य द्वार पर एक भयानक शोर शराबा और चीख पुकार मच गई। रुकिए, ये शादी नहीं हो सकती। उस भारी और खौफनाक आवाज़ को सुनते ही मंडप में सन्नाटा छा गया। सब लोगों ने मुड़कर गेट की तरफ देखा। वहाँ जो इंसान खड़ा था, उसे देखकर मेहर का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। गेट पर कबीर खड़ा था। उसके माथे पर पट्टी बंधी थी। चेहरे पर अभय के मुक्कों के निशान अभी भी नीले पड़ चुके थे और उसकी आंखें गुस्से और बदले की आग में लाल थी। उसके साथ 2-3 स्थानीय गुंडे भी थे
जिनके हाथों में लोहे की रॉड और डंडे थे। कबीर मेहर के मुंह से डर के मारे मुश्किल से निकला। अभय के चेहरे का रंग एक ही सेकेंड में बदल गया। उसकी आंखों में वो खूंखार शैतान फिर से जाग उठा, जो कुछ दिन पहले पार्किंग में कबीर का हाल बेहाल कर चुका था। तू तू यहाँ तक पहुँच गया? अभय ने अपनी दांत पीसते हुए अपनी मुठ्ठियाँ इतनी कस कर भींची कि उसकी उंगलियाँ की पोरें सफ़ेद हो गई। कबीर लंगड़ाते हुए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक बहुत ही घटिया और पागलों सी हंसी थी। उसने हाथ में पकड़ा एक पेपर लहराते हुए चीख कर कहा, तुझे क्या लगा था अभय कपूर? तू पैसे और अपनी गुंडागर्दी के दम पर मुझे डरा देगा? तूने मुझे मारा, मेरी बेइज्जती की, पर तू भूल गया कि मैं कौन हूँ। कबीर ने अपनी जेब से एक प्रिंटेड पेपर निकाला और हवा में लहरा दिया। यह देख, ये इस मेहर की वो पुरानी डायरी के पन्ने हैं और इसके कॉलेज के कुछ ऐसे सीक्रेट्स और फेक डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैंने संभाल कर रखे थे। अगर आज इस शादी को तुरंत नहीं रोका गया और इस मेहर ने मेरे साथ चलने से मना किया तो मैं अभी मीडिया के सामने इसके सारे राज खोल दूंगा और इसे इस शहर में जीने लायक नहीं छोड़ूंगा। मेहर की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपने लगी। वो जानती थी कि कबीर कितना गिरा हुआ इंसान है। वो उसके कैरियर, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट और उसकी पूरी ज़िंदगी को तबाह करने की धमकी दे रहा था। मेहमानों में कानाफूसी शुरू हो गई। लोग सवाल उठाने लगे, ये लड़की कौन है और इसका अतीत क्या है? माँ घबरा कर आगे आई, ये लड़का कौन है और क्या बकवास कर रहा है? मेहर कुछ बोल नहीं पा रही थी। उसका गला रूंध चुका था। उसने डर भरी नज़रों से अभय की तरफ देखा। उसे लगा कि अभय, जो अपनी परफेक्ट इमेज और अपने रुतबे को सबसे ऊपर रखता था, इस तमाशे को देखकर उसे छोड़ देगा या उसे नफरत करने लगेगा। लेकिन अभय कपूर, जो शहर का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून था, वो किसी के बाप से नहीं डरता था, और ख़ासकर तब जब उसकी अपनी पत्नी पर कोई उंगली उठाए। अभय ने मेहर के कांपते हुए हाथ को अपनी मजबूत पकड़ में लिया। उसने मेहर की आंखों में देखा और फिर धीरे से अपनी शेरवानी की आस्तीनें ऊपर चढ़ानी शुरू की। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक, शांत और मौत जैसी मुस्कान थी। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी कबीर, अभय ने बहुत ही धीमी लेकिन पूरे लॉन में गूंजने वाली आवाज़ में कहा। उसने अपनी शेरवानी का बटन खोला और एक कदम आगे बढ़ाया। मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए छोड़ा था ताकि तू अपनी टूटी हुई हड्डियाँ लेकर किसी कोने में मरे, पर तू खुद अपनी अर्थी सजवाने मेरे मंडप तक चला आया। बकवास मत कर, कबीर ने चिल्लाकर अपने पीछे खड़े गुंडों को आगे किया। मार दो इस अभय कपूर को और उठा ले जाओ इस मेहर को। गुंडे लोहे की रॉड लेकर आगे बढ़े, लेकिन अभय अपनी जगह से हिलने के बजाय एक ही झटके में बिजली की तेज़ी से आगे बढ़ा। उसने सबसे पहले आगे आ रहे गुंडे के हाथ से रॉड छीनी और उसी के सिर पर दे मारी। दूसरा गुंडा जब तक कुछ समझ पाता, अभय ने उसे हवा में उठाकर सीधा केटरिंग के बफे काउंटर पर पटक दिया। प्लेटें और कांच के बर्तन टूटने की भयानक आवाज़ गूंज उठी। मेहमान डर के मारे चीखते हुए इधर उधर भागने लगे। कबीर का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन अभय ने एक सेकेंड के अंदर उसका कॉलर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए मंडप के बीचों बीच ले आया। अभय ने कबीर को ज़मीन पर पटक दिया और अपना एक महंगा जूता सीधे कबीर की छाती पर रख दिया। सुन और कान खोल कर सुन ले। अभय की आवाज़ इतनी शेर की दहाड़ जैसी थी। ये मेहर अब मेरी पत्नी है। इसकी परछाई भी अगर तूने छूने की कोशिश की तो मैं तुझे इस देश में क्या, इस दुनिया में कहीं छुपने की जगह नहीं दूंगा। और रही बात इसके अतीत की, इसके राज की, तो इसके हर एक राज और हर एक डर को मैं खुद जानता हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अभय ने अपनी जेब से एक फ़ोन निकाला और एक बटन दबाया। तुरंत लॉन में लगे बड़े स्पीकर्स पर पुलिस के सायरन की आवाज़ गूंज उठी। 3 पुलिस की गाड़ियां और खुद
शहर का कमिश्नर सीधे लॉन के अंदर आकर रुका। अभय ने कबीर को कॉलर से पकड़कर हवा में उठाया और सीधे कमिश्नर के हवाले कर दिया। ले जाओ इस कीड़े को। एक्सटॉर्शन, थ्रेटनिंग और क्रिमिनल ट्रेसपॉस के ऐसे चार्जेस लगाना कि उम्र भर ये जेल की चक्की पीसता रहे और सूरज की रोशनी ना देख सके। कबीर चीखता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन पुलिस ने उसे घसीटते हुए गाड़ी में पटक दिया और सायरन बजाते हुए वहाँ से निकल गए। मंडप में अब पूरी तरह सन्नाटा था। टूटे हुए बर्तन, बिखरे हुए फूल और बिखरे हुए मेहमान। अभय ने अपनी सांसें संभाली। उसने अपने बालों को पीछे किया और घूमकर मेहर की तरफ देखा। मेहर वहीं खड़ी थी। उसके गालों पर आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार वो आंसू डर के नहीं थे। वो एक अजीब से सुकून, हैरानी और बेइंतहा प्यार के थे। किसी ने आज तक उसके लिए इस तरह दुनिया से लड़ने की हिम्मत नहीं की थी। अभय धीरे धीरे चलते हुए मेहर के पास आया। उसने अपने खून से सने हुए हाथ से मेहर के गाल को छुआ। सब ठीक है मेहर। अभय की आवाज़ अब बहुत शांत और नरम हो चुकी थी। अब कोई तुम्हारे पास नहीं आ सकता। डर खत्म हो गया। मेहर से और रुका नहीं गया। उसने बिना किसी झिझक के सबके सामने अपने दोनों हाथ अभय की गर्दन के चारों तरफ लपेट लिए और अपना चेहरा अभय के चौड़े सीने में छुपाकर फफाक फफाक कर रो पड़ी। इस बार का रोना सारा बोझ उतार देने वाला था। अभय ने उसे अपनी बाहों में कसकर भींच लिया और उसके बालों पर अपना सिर टिका दिया। दूर खड़ी माँ और बाकी रिश्तेदार जो अभी तक सदमे में थे, उन्होंने जब उस खुखार बिजनेस टाइकून को अपनी नई नवेली दुल्हन को ऐसे संभालते देखा तो उनके चेहरों पर एक बहुत ही गहरी और संतुष्ट मुस्कान आ गई। कबीर के उस खतरनाक ड्रामे और पुलिस के जाने के बाद मैरिज लॉन में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। टूटे हुए बर्तन, बिखरे हुए फूल और सहमे हुए मेहमान, सब कुछ किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा था। लेकिन उस तबाही के बीच भी मंडप का वो हिस्सा जहाँ अभय और मेहर खड़े थे, वहाँ एक अलग ही सुकून था। अभय ने धीरे से मेहर को अपनी बाहों से अलग किया। उसने मेहर के चेहरे पर जमे आंसू अपने अंगूठे से बड़े प्यार से पोंछे। चलो, अभय ने बहुत ही धीमी और सुरक्षित आवाज़ में कहा। तमाशा ख़त्म हो चुका है। अब हमारी बाकी की रस्में पूरी करनी है। मेहर ने सुसकते हुए अपनी पलकें उठाई और अभय के चेहरे पर आए उस शांत और आश्वस्त करने वाले भाव को देखा। उसके दिल का हर एक डर, हर एक कोना अब पूरी तरह से आज़ाद हो चुका था। उसने बिना कुछ कहे बस अपनी सहमति में सिर हिला दिया। जल्द ही पंडित जी, जो अपनी जान बचाने के लिए कोने में छुप गए थे, वापस मंडप में आए। उनके हाथ कांप रहे थे, लेकिन उन्होंने जल्दी से विदाई और गृह प्रवेश से जुड़ी बाकी की बची हुई रस्में पूरी करवाई। अभय ने हर एक रस्म में मेहर का साथ निभाया और इस बार उसकी आंखों में वो कंट्रोलिंग या अड़ियल भाव नहीं था, बल्कि एक गहरा सुरक्षा चक्र था। रस्में ख़त्म होते होते शाम ढल चुकी थी। विदाई का वो पल आया जो आमतौर पर हर लड़की के लिए सबसे भारी और रोने वाला पल होता है। मेहर की माँ जब उसे गले लगाने आई तो उनका गला भर आया। अपना ख्याल रखना बेटी। माँ की आंखों से आंसू बह निकले। वो तो भगवान का शुक्र है कि अभय बेटा समय पर आ गया, वरना। अरे आंटी जी, अब रोइए मत। अभय ने बहुत ही सम्मान के साथ अपनी सास के कंधे पर हाथ रखा। उसकी आवाज़ में वो कड़कपन गायब था। मेहर अब सिर्फ आपकी बेटी नहीं, मेरी भी जिम्मेदारी है। इसकी एक भी खुशी कम नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा है। माँ ने अभय के सिर पर हाथ फेर कर उसे आशीर्वाद दिया। थोड़ी ही देर में मेहर विदा होकर अभय की शानदार ब्लैक मर्सिडीज में बैठ गई। कार जैसे ही कपूर मेंशन की तरफ बढ़ी, शहर की जगमगाती रोशनियों के बीच दोनों खामोश बैठे थे। मेंशन पहुंचने पर दादी और घर के बाकी सदस्यों ने
उनका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया। गृह प्रवेश की रस्म के दौरान मेहर ने जब आलता से सरे अपने पैर चावल के भरे थाल में रखकर लाल रंग के निशान घर की देहरी पर छोड़े तो उसका दिल एक अजीब सी खुशी से भर गया। जो घर कभी उसे किसी जेल या पिंजरे जैसा लगता था, आज वही घर उसका अपना लग रहा था। रात के 12 बज चुके थे। मेंशन के उस सबसे बड़े आलीशान बेडरूम में, जिसे लाल गुलाबों से सजाया गया था, सन्नाटा पसरा हुआ था। मेहर भारी भरकम लहंगे, गहनों और अचानक बदली हुई जिंदगी के बोझ से जब उसका दम घुटने लगा, तो वो बेडरूम के अंदर चुपचाप बैठने के बजाय सीधे ठंडी हवा की तलाश में उस आलीशान कमरे से जुड़ी प्राइवेट बालकनी में आ गई। बालकनी में चारों तरफ खामोशी थी। आसमान में चांद अपनी पूरी चमक के साथ था और दूर शहर की रोशनियां टिमटिमा रही थी। मेहर ने बालकनी की संगमरमर की रेलिंग पर दोनों हाथ रखे और अपनी गहरी सांसें छोड़ने लगी। उसके दिमाग में किसी चक्रवात की तरह सब कुछ घूम रहा था। सुबह की वो हड़बड़ाहट, कबीर का अचानक मंडप में आकर वो घटिया तमाशा करना, अभय का एक खूंखार शेर की तरह उसके लिए ढाल बनकर खड़ा होना, और फिर उन 7 पवित्र फेरों के साथ हमेशा के लिए अभय के नाम हो जाना। वो सोच रही थी कि जिस आज़ादी से उसे सबसे ज़्यादा प्यार था, आज वही आज़ादी उसने अपनी मर्जी से एक ऐसे इंसान के नाम कर दी थी जिसे वो कुछ दिन पहले तक अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती थी। तभी उसके ठीक पीछे किसी की भारी, मजबूत और बेआवाज़ कदमों की आहट गूंजी। मेहर कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक बेहद गर्म, खुरदरी और जानी पहचानी आवाज़ सीधे उसके कान के पास उसकी गर्दन की नाजुक त्वचा को छूते हुए उभरी। क्या सोच रही हो मिसेज कपूर? कि इस पिंजड़े से कब भागोगी, या फिर इस पिंजड़े में अब रहना तुम्हें अच्छा लगने लगा है? अभय की वो अचानक पास आकर की गई फुसफुसाहट इतनी करीब और नसीली कि मेहर बिजली की तरह बुरी तरह घबरा कर एक झटके में पीछे पलटी। उसकी बड़ी बड़ी बागी आंखें गुस्से और हैरानी से फटी हुई थी। बालकनी की मध्यम रोशनी में अभय वहीं खड़ा था। उसने अपनी शेरवानी उतार दी थी और सिर पे काली शर्ट पहनी हुई थी जिसकी आस्तीनें कोहनियों तक मुड़ी थी। उसके चेहरे पर वही चीर परिचित कातिलाना और जीत वाली मुस्कान थी। मेहा ने हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे बढ़ाए, लेकिन उसकी पीठ सीधे बालकनी की ठंडी रेलिंग से जा टकराई और अभय ने बिना एक भी पल गंवाए अपने दोनों हाथ रेलिंग पर रखकर मेहर को अपने और दीवार के बीच पूरी तरह से कैद कर लिया। तुम इस तरह चुपके से पीछे क्यों आते हो? मेहर ने अपनी धड़कनों को संभालते हुए अपनी वो पुरानी सनकी और अकड़ वाली आरजे वाली अदा दिखाई। उसने अपनी एक भौहें चढ़ाकर अभय के सीने पर अपनी उंगली टिकाई। डराने का इरादा था या दिल बंद करवाने का? अभय हल्का सा झुका। उसकी सांसें मेहर के माथे पर बिखरी हुई लटों को उड़ा रही थी। उसकी आंखों में वो जुनून साफ झलक रहा था जो सिर्फ अपने हक के लिए होता था। दिल बंद होने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, अभय ने बहुत ही धीमी, गहरी और सम्मोहक आवाज में कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल अब सिर्फ मेरे नाम पर धड़कता है। और रही बात चुपके से आने की, तो अपनी ही पत्नी के पास आने के लिए मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। मेहर का चेहरा शर्म और गुस्से के एक अजीब से मिश्रण से लाल हो गया। उसने अपनी जोरदार आवाज़ में पलट कर वार किया, पत्नी जरूर बन गई हूँ तुम्हारी, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम जब चाहो तब मेरी पर्सनल स्पेस पर हमला कर दोगे। मैं कोई तुम्हारी कारपोरेट फाइल नहीं हूँ जिसे जब मन किया खोल कर बैठ गए। अभय के होठों पर एक गहरी हंसी तैर गई। उसने अपना एक हाथ बहुत ही नजाकत से मेहर के गाल पर रखा और उसके बालों की एक लट को कान के पीछे अटकाते हुए कहा, फाइल तो तुम कमाल की हो,
आरजे मेहर, जिसे पढ़ने में मुझे उम्र भर बोरियत नहीं होगी। और उसके होठ मेहर की तरफ बढ़ने लगे। इससे पहले कि अभय अपने इरादों में कामयाब होता और मेहर के करीब आता, मेहर की आंखों में वो शर्मीलापन नहीं, बल्कि वही पुरानी बागी आग भड़क उठी। जैसे ही अभय ने अपने होठ उसके करीब किए, मेहर ने बिना एक सेकेंड की भी देर किए अपनी हथेली सीधे अभय के चौड़े सीने पर रख दी और पूरी ताकत से उसे पीछे धकेल दिया। अभय ने इसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। वो थोड़ा सा पीछे हिला और अपनी एक भौं चढ़ाकर उसे देखने लगा। मेहर ने अपनी सांसों को दुरुस्त किया, अपने कपड़े ठीक किए और अपनी वो टिपिकल अकड़ वाली खतरनाक स्माइल चेहरे पर लाते हुए बोली, हाथ जरा संभाल कर मिस्टर बॉस, शादी के 7 फेरे क्या हो गए? तुम्हें लगा कि मैं सीधे समर्पण कर दूंगी? भूल जाओ। अभय के होठों पर एक गहरी मज़ेदार मुस्कान तैर गई। उसे अच्छी तरह पता था कि अगर यह लड़की इतनी आसानी से मान जाती तो वो आरजे मेहर ही क्यों कहलाती। तो क्या इरादा है तुम्हारा मिसेज कपूर? अभय ने अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और बहुत ही इत्मीनान से रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। शादी की पहली ही रात बालकनी में जंग लड़ने का प्लान है? जंग मैंने शुरू नहीं की थी, तुमने की थी। मेहर ने अपनी उंगली अभय की तरफ दिखाते हुए तान दी। अरे हाँ, अपने इस गलतफहमी वाले गुब्बारे से हवा निकाल दो कि मैं तुम्हारी इन फिल्मी हरकतों से पिघल जाऊंगी। अभी तो मैंने सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। मुझसे पंगा लेना मतलब अपनी मेंटल पीस को हमेशा के लिए अलविदा कहना है। अभय हल्का सा हंस पड़ा। वो हंसी किसी खुखार माफिया की नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान की थी जो अपनी हार में भी जीत देख रहा था। मेंटल पीस तो मेरी उसी दिन चली गई थी जिस दिन तुमने मेरी कार पर स्कूटी ठोकी थी। अभय ने अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरा चैलेंज था। पर मुझे खुशी है कि तुमने इतनी जल्दी हथियार नहीं डाले। एक सीधी सादी पत्नी मिलने से तो बेहतर है कि मुझे एक ऐसी बागी मिल गई जिसके साथ लड़ने में मुझे उम्र भर मज़ा आएगा। मेहर ने अपना नाक सिकुड़ा। बड़े आए मज़ा लेने वाले। रुको तुम, कल सुबह बताती हूँ कि असली मज़ा क्या होता है। मेहर वहाँ से एक झटके में मुड़ी और अपने तेवर दिखाते हुए सीधे कमरे के अंदर चली गई। अभय वहीं बालकनी में खड़ा रहा। उसने अपनी उंगलियों से अपने होठों को छुआ, जहां अभी भी उस तीखी बहस की गर्माहट महसूस हो रही थी। उसके चेहरे पर जो सुकून और जीत की मुस्कान थी, वो इस बात का सबूत थी कि उसकी ये जिद्दी, सनकी और बागी पत्नी अब उसकी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत आदत बनने वाली थी। मेहर जब बालकनी से गुस्से में वापस बेडरूम में आई तो उसका खून खौल रहा था। उस पर वो भारी भरकम लाल लहंगा, गले के गहने और भारी जूड़े ने उसका दम घुटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी थी। इस जेल जैसे घर में और इस घुटन भरे जोड़े में एक सेकेंड भी सांस लेना सजा है। मेहर ने खुद से बुदबुदाते हुए अपने लहंगे के पल्ले को गुस्से में झटका दिया। तभी अभय भी मुस्कुराते हुए कमरे के अंदर आ गया। उसने अपनी काली शर्ट के बटन ऊपर से 2 और खोल दिए थे और उसकी आंखें उस मज़ेदार जंग को जीतने की जीत में चमक रही थी। क्या हुआ मिसेज कपूर, अब किस बात पर गुस्सा आ रहा है? बालकनी की हवा ठंडी नहीं थी क्या? अभय ने अपनी दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले और बहुत ही आराम से बेड के पास आकर खड़ा हो गया। मेहर ने अपनी बागी और गुस्से से भरी आंखों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। गुस्सा इस बात पर आ रहा है कि मैंने तुम्हारी इस घटिया चाल का विरोध क्यों नहीं किया। और अब मेरी बात कान खोल कर सुन लो मिस्टर अभय कपूर, ये जो इतना बड़ा राजा महाराजाओं जैसा किंग साइज बेड दिख रहा है ना, इसका आधा हिस्सा तुम्हारा है और आधा मेरा। मेहर ने फुर्ती से अपने हाथ में रखे 2-3 बड़े बड़े तकिए उठाए और बिस्तर के बीचों बीच उन्हें एक लंबी कतार में खड़ा कर दिया।
ये रही लक्ष्मण रेखा। मेहर ने अपनी उंगली से हवा में एक लकीर खींचते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा, इसके इस तरह आने की भूल बिल्कुल मत करना। अगर तुम्हारी परछाई भी इस रेखा के उस पार आई तो समझ लेना सुबह तुम्हारा बचना नामुमकिन है। अभय ने बिस्तर पर रखी उस तकियों को, दीवार को देखा और फिर मेहर के उस गुस्से से लाल चेहरे को। उसके होठों पर एक बहुत ही गहरी और शैतानी हंसी तैर गई। लक्ष्मण रेखा? अभय ने मजाक उड़ाते हुए कहा, मेहर तुम भूल रही हो कि रामायण में लक्ष्मण रेखा पार करने के लिए सीता जी को मजबूर होना पड़ा था, और यहाँ तो मैं खुद उस रेखा को तोड़ने के लिए बेताब बैठा हूँ। बकवास बंद करो अपनी। मेहर ने चिढ़ कर कहा, मुझे तुम्हारे साथ कोई रोमांस या नौटंकी नहीं करनी है। मैं पूरे दिन की थकी हुई हूँ, इसीलिए चुपचाप अपनी साइड में लेटो और अपनी वो मनहूस बंद करो। मनहूस आवाज़? अभय ने एक भौं चढ़ा कर कहा, यही मनहूस आवाज़ सुनने के लिए पूरा शहर रेडियो पर लाइन लगा कर बैठता है, और तुम हो कि मैं वो शहर नहीं हूँ, और मुझे तुम्हारा शो सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेहर ने अपनी आंखें तरेरी। अब अगर तुमने एक भी शब्द बोला तो मैं सच कह रही हूँ, मैं अभी इस कमरे से बाहर चली जाऊँगी। अभय समझ गया कि इस वक्त इस जंगली बिल्ली को ज़्यादा छेड़ना ठीक नहीं होगा, क्योंकि आज का दिन सचमुच बहुत उतार चढ़ाव वाला था। कबीर का हमला, वो ड्रामा, शादी का तनाव और फिर ये सारी रस्में। मेहर अंदर से शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुकी थी। ठीक है बॉस। अभय ने अपनी दोनों हाथ समर्पण के अंदाज में ऊपर उठाया। नहीं बोल रहा? सो जाओ अपनी इस किलेबंदी में। अभय ने अपनी साइड का कोट और घड़ी उतारी और बिना किसी झिझक के बिस्तर के उस पार जाकर लेट गया। लेकिन क्या लगता है इतनी आसानी से नींद आ जाती? मेहर अपने भारी लहंगे के साथ बिस्तर पर लेटी तो सही, पर वो लहंगा उसे चुभ रहा था। वो करवटें बदलने लगी। कभी वो बाएं हाथ से लेटे, कभी दाएं हाथ से। तकिए की उस दीवार के उस पार से अभय की गहरी और शांत सांसों की आवाज़ आ रही थी। ए अभय! मेहर ने 5 मिनट बाद ही अंधेरे में गुस्से से फुसफुसाया। अभय ने अपनी आंखें बंद की हुई थी। उसने बिना हिले डुले पूछा, अब क्या हुआ? भयंकर आरजे, ये तुम्हारी साइड का गद्दा इतना सख्त क्यों है? मेरी पीठ टूट रही है। मेहर ने अपनी शिकायत दर्ज कराई। अभय ने अपनी एक आँख खोली और अंधेरे में मेहर की तरफ देखा, जो तकियों के बीच से अपना सिर निकालकर उसे घूर रही थी। तो क्या गद्दे पर सोने के लिए भी मुझसे परमिशन लोगी? साइड बदलो और सो जाओ। अभय ने ठंडी आवाज़ में कहा, तुमसे बात करना ही बेकार है। मेहर ने गुस्से में मुंह फेरा और दूसरी तरफ करवट ले ली। अगले 10 मिनट तक कमरे में सिर्फ घड़ी की सुइयों की टीक टीक और मेहर के बार बार करवट बदलने की सरसराहट सुनाई देती रही। कभी उसका दुपट्टा उलझता, कभी उसके गहने चुभते। ओ गॉड, ये पीन चुभ रही है। मेहर ने झुंझलाहट में हार मानते हुए कहा। तभी अचानक बिस्तर के उस पार से अभय उठा। उसने बिना कोई आवाज़ किए वो तकियों की दीवार हटाई और सीधे मेहर की तरफ आ गया। मेहर चौंक गई। उसने डर कर अपने दोनों हाथ अपने सीने पर रख दिए। तुम इस लक्ष्मण रेखा को पार क्यों कर रहे हो? मैंने कहा था ना। अभय ने उसकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। वो सीधे मेहर के पास आया। बिना किसी झिझक के अपना एक हाथ मेहर की पीठ के नीचे डाला और दूसरा उसके घुटनों के नीचे, और एक ही झटके में मेहर को उसकी उस भारी भरकम कैद से आज़ाद करते हुए अपनी बाहों में उठा लिया। छोड़ो मुझे, पागल हो गए हो क्या? अभी मैंने धमकी दी थी। मेहर ने उसके सीने पर मुक्के मारते हुए विरोध किया। चुपचाप मुंह बंद रखो और अपनी इस नौटंकी को रोको। अभय ने अपनी भारी और कमांडिक आवाज़ में कहा, जो इस वक्त गुस्से की नहीं बल्कि एक अजीब सी परवाह की थी। अभय उसे सीधे अपने साथ बेड के बीचों बीच ले गया। उसने मेहर को आराम से लिटाया और खुद उसके बालों में उलझे हुए उन भारी पीनों और जूड़ों को खोलने लगा।
एक एक करके उसने सारे गहने, वो भारी नथ और पिन उतार कर साइड टेबल पर रख दिया। मेहर, जो अभी तक अभय से लड़ने की पूरी तैयारी में थी, वो इस अचानक मिले अपनेपन और उस खुरदरे हाथों की नरमी के आगे बिल्कुल शांत हो गई। उसका गुस्सा कहीं गायब हो गया था। अभय ने उसे ओढ़ने के लिए रजाई खींची और खुद उसके ठीक बगल में लेट गया। उसने अपना एक मजबूत हाथ मेहर की कमर के चारों तरफ लपेट लिया और उसे अपने सीने के बिल्कुल करीब खींच लिया। मेहर ने हल्का सा विरोध करने की कोशिश की। अभय, मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ, जानता हूँ। अभय ने अपनी आंखें बंद करते हुए अपनी ठंडी और भारी सांसों को मेहर के बालों में छोड़ते हुए कहा। उसकी आवाज़ अब नींद के आगोश में डूबने लगी थी। कल सुबह उठकर लड़ेंगे, अभी सोने दो। मेहर ने पहले तो उसके सीने पर अपना हाथ रखा, उसे धक्का देने का सोचा, लेकिन उस दिन के सारे डर, उस कबीर के साए और उस भाग दौड़ के बाद अभय की वो मजबूत बाहें उसके लिए दुनिया की सबसे महफूज जगह बन चुकी थी। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ गई। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपनी आंखें मूंद ली और अपना सिर अभय के चौड़े सुरक्षित सीने पर टिका दिया। बिना किसी और बहस के, बिना किसी तकरार के, वो दोनों लड़ते लड़ते ही आखिरकार एक दूसरे की बाहों में गहरी नींद में सो गए। बाहर रात का सन्नाटा गहराता गया और अंदर वो दोनों हमेशा के लिए एक हो चुके थे। सुबह की पहली सुनहरी किरण जब कपूर मेंशन के विशाल और आलीशान बेडरूम के शीशों से छनकर अंदर आए, तो कमरे में एक अलग ही सुकून और गर्माहट थी। बाहर पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस कमरे के भीतर का माहौल पूरी तरह से थम सा गया था। मेहर की नींद खुली। उसने अपनी आंखें हल्की सी खोली और जो दृश्य उसने देखा, उससे उसके होश उड़ गए। वो अभी भी अभय की मजबूत बाहों के घेरे में थी। उसका सिर किसी और के नहीं, बल्कि सीधे अभय के चौड़े और मजबूत सीने पर टिका हुआ था। अभय का एक भारी हाथ उसकी कमर पर ऐसे कसा हुआ था, जैसे वो नींद में भी किसी कीमती चीज को छोड़ना नहीं चाहता हो। कल रात लड़ते लड़ते, एक दूसरे को ताने देते देते वे दोनों कब गहरी नींद में सो गए थे, उन्हें खुद पता नहीं चला था। मेहर का दिमाग एक सेकंड के लिए शून्य हो गया। उसने मन ही मन खुद को कोसा। मेहर शर्मा, तू इतनी बेवकूफ़ कैसे हो सकती है? तूने उस खड़ूस की बाहों में चैन की नींद कैसे ले ली? उसने बिना कोई आवाज़ किए बहुत ही सावधानी से अभय के उस भारी हाथ को अपनी कमर से हटाने की कोशिश की, ताकि वो चुपचाप वहाँ से खिसक सके। लेकिन अभय की पकड़ जितनी मजबूत रात में थी, सुबह उससे भी ज़्यादा खतरनाक थी। उसकी आंखें बंद थी, उसके चेहरे पर नींद का हल्का सा नशा था, लेकिन उसके होठों पर एक बहुत ही सातिर और गहरी मुस्कान तैर रही थी। इतनी सुबह सुबह भागने की इतनी जल्दी क्यों है मिसेज कपूर? अभय की भारी नींद में डूबी हुई और बेहद नशीली आवाज़ कमरे के सन्नाटे में गूंजी। अभय ने अपनी एक आंख खोली और उसकी गहरी जुनूनी नज़रें सीधे मेहर के लाल होते हुए चेहरे पर टिकी। मेहर ने तुरंत अपनी अकड़ वापस लाई। उसने अपनी भौहें चढ़ाई और अभय के सीने पर अपनी उंगली टिकाते हुए झटके से खुद को उसके चंगुल से छुड़ा लिया। भाग कौन रहा है? मेहर ने तेज आवाज़ में कहा। मुझे बस इस घुटन भरी जगह से आज़ाद होना था। और ज़रा अपना ये हाथ और अपनी ये घटिया स्माइल दोनों कंट्रोल में रखो मिस्टर बॉस। कल रात जो हुआ वो सिर्फ शारीरिक थकान का नतीजा था। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैं तुम्हारे इस पिंजरे में कैद होने के लिए तैयार हो गई हूँ। अभय बिस्तर पर अपनी कोहनी के बल सीधा होकर लेटा। उसने अपने बिखरे हुए बालों को पीछे झटका और अपनी उस कातिलाना स्माइल के साथ मेहर को ऊपर से नीचे तक देखा, जो अभी भी उस भारी लहंगे की जगह एक सादे पीले रंग के सूट में थी। पिंजरा? अभय ने मजाक उड़ाते हुए कहा। कल रात तो तुम खुद अपनी मर्जी से उस पिंजरे में आकर सुकून की नींद सो रही थी, जंगली बिल्ली। तब तो तुम्हारी जुबान से एक ताना तक नहीं निकला था। वो मजबूरी थी।
तुम्हारे उस गद्दे वाली साइड पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेहर ने झटपट बहाना बनाते हुए अपनी नाक सिकोड़ी। और अब ज़्यादा बहस मत करो, मुझे ऑफिस जाना है, मेरा शो है। ऑफिस? अभय ने एक भौं ऊपर उठाई। आज तुम्हारी शादी का दूसरा दिन है, भूल गई? आज मेंशन में दावत है, परिवार के लोग आएंगे और तुम ऑफिस जाने की बात कर रही हो। दावत हो या कयामत, मेरा शो मेरे लिए सबसे पहले है। मेहर ने बेड से छलांग लगाई और अपने बाल ठीक करते हुए बोली, मैंने अपने स्टेशन हेड को पहले ही बता दिया था, और वैसे भी मैं तुम्हारी सहेली की कोई शोपीस नहीं हूँ जो दिन भर बैठकर मेहमानों का स्वागत करूँगी। मैं आरजे मेहर हूँ, मेरा काम बोलना है, चुपचाप बैठना नहीं। अभय अपनी जगह से उठा। उसकी वो लंबी और अबदार कदकाठी उस कमरे में किसी राजा की तरह लग रही थी। वह धीरे धीरे चलते हुए मेहर के करीब आया। मेहर ने थोड़ा पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन अभय ने 2 ही कदमों में उसके और दरवाजे के बीच की दूरी खत्म कर दी। तुम जो मर्जी वो करो मेहर, अभय ने बहुत ही शांत लेकिन अपनी उस भारी और कमांडिंग आवाज़ में कहा। लेकिन एक बात अच्छे से कान खोल कर सुन लो, तुम इस घर की शोपीस बनो या ना बनो, पर तुम मेरी पत्नी हो, और सुबह बिना एक कप कड़क चाय पिए तुम इस कमरे से एक कदम बाहर नहीं जाओगी। चाय? मुझे तुम्हारी कोई चाय नहीं चाहिए, मेहर ने अकड़ दिखाते हुए कहा। मैं खुद अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बना लूँगी। तुम्हारी शाही रसोई में जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ब्लैक कॉफ़ी सेहत के लिए हानिकारक होती है। अभय ने एक कदम और आगे बढ़ाया, जिससे मेहर की पीठ सीधे कमरे के भारी दरवाजे से जा टकराई। और रसोई में जाने के लिए तुम्हें किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम्हारा भी घर है। अब चुपचाप नीचे चलो, वरना मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठाकर किचन तक ले जाऊंगा। और यकीन मानो, घर के बाकी लोग तुम्हें उस हालत में देखकर बहुत खुश होंगे। मेहर की आंखें गुस्से से फटी की फटी रह गई। वो जानती थी कि अभय जो कहता है वो करके दिखाता है। उसके पास उस वक्त उस खड़ूस इंसान से बहस करने के अलावा कोई चारा नहीं था। तुम सच में दुनिया के सबसे इरिटेटिंग इंसान हो। मेहर ने गुस्से में अपना पैर जमीन पर पटका और दरवाजे को खुद खोलते हुए बाहर निकल गई। चलो ठीक है, बनाती हूँ चाय, पर ऐसी चाय बनाऊंगी कि तुम्हारी साथ पूछते याद रखेंगी। अभय अपनी जगह पर खड़ा रहा। उसके चेहरे पर जो जीत की और सुकून की मुस्कान थी, वो इस बात की गवाही दे रही थी कि उसकी सनकी, बागी और गुस्से से भरी पत्नी के साथ उसकी ज़िंदगी अब कभी बोरिंग नहीं होने वाली थी। वह हल्का सा हंसा और अपने कोट की तरफ बढ़ा। मेहर जब गुस्से में पैर पटकते हुए बेडरूम से बाहर निकली, तो उसे लगा था कि सुबह का यह वक्त शांत होगा और वो अकेले में अपने गुस्से की भड़ास निकाल पाएगी। लेकिन कपूर मेंशन जैसे विशाल और शाही घर में सुबह की शुरुआत किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं होती थी। वह जैसे ही सीढ़ियाँ उतर कर ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची, उसे भिनभिनाहट और बर्तनों की खनक की आवाज़ें आने लगी। जब वह मेंशन की उस विशाल मार्बल से चमकती हुई मॉड्यूलर और ट्रेडिशनल मिक्स रसोई में पहुंची, तो उसके कदम अपने आप रुक गए। रसोई के अंदर उस वक्त भारी चहल पहल थी। घर के मुख्य रसोइया रामू भैया अपने 2-3 साथियों के साथ नाश्ते की तैयारियों में जुटे थे, और कोने में खड़ी कुछ घरेलू नौकरानी ताज़े फूलों की मालाओं को छाट रही थी। तभी वहाँ अभय की चाची जी या घर की बड़ी बुआ भी सुबह की चाय का जायका लेने आ गई। मेहर को अचानक इस तरह रसोई में खड़ा देखकर रामू भैया ने तुरंत अपने हाथ साफ किए और सम्मान से सिर झुका लिया। अरे छोटी मैडम, आप यहाँ रसोई में क्या कर रही हैं? आपको कुछ चाहिए था तो हमें आवाज़ लगा देती। रामू भैया ने घबराते हुए कहा, क्योंकि वे अभी तक कपूर परिवार के उस सख्त और अनुशासित माहौल के आदी थे, जहाँ बहुएं इस तरह सुबह सुबह किचन में नहीं आती थी। मेहर ने हड़बड़ाकर अपने बाल ठीक किए और एक झूठी मीठी सी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए कहा, नहीं नहीं रामू भैया, मैं बस वो सुबह की चाय बनाने आई थी।
सबको ब्लैक कॉफ़ी, सॉरी कड़क मसाला चाय चाहिए ना, तो मैंने सोचा मैं ही हाथ आजमा लूँ। वहाँ मौजूद एक नौकरानी ने फुसफुसाते हुए रामू भैया से कहा, नई दुल्हन पहले दिन खुद चाय बना रही है। मेहर ने उसकी बात सुन ली थी और उसका खून खौल उठा। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस खड़ूस अभय ने मुझे सुबह सुबह यहाँ धकेला ना होता तो आज मैं अपने कमरे में आराम से सो रही होती। वह गुस्से में गैस चूल्हा जलाने लगी और चाय पत्ती डिब्बे से निकालकर खौलता हुआ पानी भगोने में डालने लगी। उसने जानबूझकर उसमें अदरक के साथ इतनी सारी कुटी हुई काली मिर्च और लौंग डाल दी कि देखते ही देखते उसका रंग एकदम काला और महक बहुत तीखी हो गई। आज तो इस चाय में ऐसी आग लगाऊंगी कि मिस्टर अभय कपूर की साथ पूछते क्या, उनका पूरा कारपोरेट साम्राज्य हिल जाएगा। मेहर बुदबुदा रही थी, तभी रसोई के दरवाजे पर एक गहरी और भारी सी खामोश आहट हुई। रामू भैया और बाकी स्टाफ ने जैसे ही मुड़कर देखा, वे सब तुरंत सीधे खड़े हो गए। अभय वहां आ चुका था। उसने अपनी काली शर्ट की आस्तीनें अभी भी कोहनियों तक मोड़ी हुई थी और उसके चेहरे पर वो सुबह सुबह वाला शांत और दबंग आकर्षण था। अभय ने अपनी नजरें घुमाई और सीधा रसोई के बीचों बीच खड़ी मेहर पर टिकी। उसने रसोई के चौखट पर अपना कंधा टिकाया और बहुत ही आराम से अपने दोनों हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल लिए। लगता है मेरी नई नवेली पत्नी आज पूरे खानदान का इम्यून सिस्टम चेक करने के मूड में है। अभय की वो भारी और सीली आवाज़ पूरी रसोई में गूंज उठी। रसोई में मौजूद सारे नौकर और रामू भैया तुरंत अपनी हंसी दबाने लगे। मेहर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने पलटी मारी और हाथ में चाय की छन्नी और कप लिए हुए सीधे अभय के सामने आकर खड़ी हो गई। हाँ, बिल्कुल सही समझे मिस्टर बॉस, मेहर ने अपनी आंखें तरेरते हुए कहा। यह चाय मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाई है। इसमें अदरक, लौंग, काले मिर्च और थोड़ा सा मेरा बेहिसाब गुस्सा मिला हुआ है। पियोगे तो ज़िंदगी के सारे परफेक्शन भूल जाओगे। अभय ने कोई गुस्सा नहीं किया। उसने अपनी जगह से 1 इंच भी हिलने के बजाय बहुत ही आराम से अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और मेहर के हाथ से चाय का कप थाम लिया। रसोई में मौजूद घर के बाकी सदस्य और स्टाफ यह सब आंखें फाड़ कर देख रहे थे। शहर का वो खौफनाक और सख्त बिजनेस टाइकून जिसके सामने बड़े बड़े डायरेक्टर कांपते थे, वो आज अपनी नई नवेली पत्नी के हाथ से ऐसी खतरनाक और उबलती हुई सजा हंसते हंसते लेने के लिए तैयार खड़ा था। अभय ने कप अपने मुंह के पास लगाया और एक छोटी सी चुस्की ली। चाय की वो तीखी और मिर्ची जैसी कड़वाहट जैसे ही अभय के गले के नीचे उतरी, उसकी आंखों की पुतलियां 1 सेकेंड के लिए फैल गईं। वो इतनी तीखी थी कि किसी का भी दम घुट सकता था, लेकिन अभय ने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई। उसने कप को नीचे रखा, अपने होठों को साफ किया और मेहर की आंखों में सीधे देखते हुए एक बेहद खतरनाक और कातिलाना मुस्कान के साथ कहा, चाय का स्वाद तो तुम्हारी तरह एकदम तीखा और खतरनाक है मेहर, पर तुम्हारी इस आग में जलने का जो मज़ा है ना, वो दुनिया की किसी भी मीठी चीज़ में नहीं है। मेहर का मुंह खुला का खुला रह गया। यह आदमी सच में नॉर्मल नहीं है। इतनी कड़वी चाय पीकर भी इसकी तारीफ निकल रही है। रसोई में खड़े रामू भैया ने धीरे से फुसफुसाया, लगता है सर को सच में प्यार हो गया है। और बाकी सब लोग अपनी हंसी छुपाते हुए वहाँ से खिसकने लगे। मेहर ने अपना कप वहीं काउंटर पर पटका और बुदबुदाते हुए वहाँ से जाने लगी, लेकिन अभय ने फुर्ती से उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। कहाँ भाग रही हो मिसेज कपूर? अभय ने उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, अभी तो पूरे दिन का तमाशा बाकी है, छोड़ो मेरा हाथ। मेहर ने अपनी कलाई को छुड़ाने की कोशिश करते हुए गुस्से से अपनी आंखें तरेरी। मुझे अपने रेडियो शो के लिए निकलना है, तुम्हारे इस नौटंकी भरे तमाशे के लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अभय ने उसकी कलाई को छोड़ा नहीं, बल्कि अपनी पकड़ को थोड़ा और मजबूत करते हुए उसे अपने और करीब खींच लिया। उनके बीच की दूरी इतनी कम हो गई थी कि मेहर को अपनी हर सांस में अभय के
उस महंगे परफ्यूम की महक महसूस हो रही थी। तमाशा नहीं, इसे दाम्पत्य जीवन कहते हैं मिसेज कपूर। अभय के होठों पर वही शैतानी और गहरी मुस्कान तैर गई। और जहाँ तक तुम्हारे शो की बात है, मैंने पहले ही तुम्हारे स्टेशन हेड से बात कर ली है। अब से तुम्हारा वीकेंड शो इसी मेंशन के इस साउंड प्रूफ स्टूडियो से लाइव होगा, जो मैंने खास तुम्हारे लिए बनवाया है। मेहर का मुंह गुस्से से खुला का खुला रह गया। क्या तुमने मुझसे पूछे बिना मेरा स्टूडियो शिफ्ट कर दिया? तुम तानाशाह हो अभय कपूर, एक नंबर के कंट्रोल फिक्र। शुक्रिया इस कॉम्प्लीमेंट के लिए, अभय ने बड़ी बेशर्मी से मुस्कुराते हुए कहा। अब जब तुम ऑफिस नहीं जाओगी तो मेरे आसपास ही रहोगी। और रही बात इस तीखी चाय की सज़ा की, अभय थोड़ा और झुका और उसके कान के पास बहुत ही धीमी और नशीली आवाज़ में फुसफुसाया, तो रात को बेडरूम में इसका हिसाब बराबर करेंगे। मेहर का चेहरा शर्म और गुस्से के मारे टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पैर पटकती हुई वहाँ से भाग निकली। पीछे अभय की वो गूंजती हुई और दिल को सुकून देने वाली हंसी पूरे किचन में गूंज रही थी। उस दिन के बाद से कपूर मेंशन का नक्शा ही बदल गया था। वो हवेली जो कभी सिर्फ सन्नाटे और सख्त अनुशासन के साए में रहती थी, अब मेहर के बेपरवाह हंसी, उसके तीखे तानों और अभय की उस खामोश परवाह से आबाद हो चुकी थी। इसी तरह वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और कपूर मेंशन की इस अजीबोगरीब दुनिया में भी धीरे धीरे सब कुछ पटरी पर आ रहा था। कबीर का साया हमेशा के लिए मिट चुका था। रिश्तेदारों का आना जाना शांत हो गया था और हवेली के उस भारी भरकम माहौल में अब मेहर की बेपरवाह हंसी गूंजने लगी थी। शादी के कुछ हफ्ते बीत चुके थे। एक शाम जब शहर की रोशनियां धुंधली चादर ओढ़ रही थी, मेहर अपने ऑफिस से सीधे घर लौटी। लेकिन आज वह किसी आरजे के रूप में नहीं, बल्कि एक अजीब सी थकान और एक बहुत गहरी संतुष्टि के साथ लौटी थी। उसने अपना बैग सोफे पर फेंका और सीधे बालकनी की तरफ बढ़ गई। तभी पीछे से वही जानी पहचानी भारी और नशीली आवाज़ गूंजी। आज शो खत्म होने के बाद इतनी खामोश क्यों हो मिसेज कपूर? क्या आज तुम्हारे उस रेडियो पागलपन के पास शहर के लिए कोई नया ताना नहीं बचा? अभय अपनी काली शर्ट की बाहें चढ़ाता हुआ बालकनी में आया। उसने धीरे से आकर मेहर के कंधे पर हाथ रखा। अब उनके बीच वह पुराना डर या ज़बरदस्ती वाला फासला नहीं था, बल्कि एक ऐसा सुकून था जो सिर्फ अपनों के पास मिलता है। मेहर ने गहरी सांस ली और बालकनी की रेलिंग पर अपनी कोहनी टिकाते हुए आसमान की तरफ देखा। ताना तो बहुत है, मेहर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लेकिन आज सोच रही थी कि जिस आज़ादी को बचाने के लिए मैं तुझसे लड़ रही थी, असल में वो आज़ादी मुझे किसी पिंजरे में नहीं, बल्कि तुम्हारी इन बाहों में आकर मिली है। अभय ने जब ये सुना तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसने बिना एक पल गंवाए मेहर को अपनी तरफ खींचा और अपनी मजबूत बाहों के घेरे में ले लिया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मेहर, अभय ने उसकी गर्दन के पास झुककर बहुत ही धीमी और संजीदा आवाज़ में कहा, मैं तुम्हारी आज़ादी छीनने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तो वो आसमान हूँ जिसके नीचे उड़कर तुम्हें अपनी हर मंजिल हासिल करनी है। मेहर ने मुड़कर अभय की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई अहंकार या कंट्रोल करने की जिद नहीं थी, सिर्फ बेइंतहा मोहब्बत और उसका अक्स था। मेहर ने अपना एक हाथ अभय के गाल पर रखा, उसकी उंगलियों से उसके बालों को सहलाया और कहा, जानती हूँ मिस्टर बॉस, और सच कहूँ तो अब मुझे यह पिंजरा यानी तुम बहुत अच्छे लगने लगे हो। अभय के होठों पर दुनिया की सबसे खूबसूरत और सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने अपने होठ मेहर के होठों पर रख दिए। वो किस ना कोई जंग थी ना कोई जीद, वो दो रूहों का एक दूसरे में हमेशा के लिए घुल जाने का नाम था। नीचे शहर का शोरगुल जारी था, लेकिन उस बालकनी में उस ठंडी हवा के बीच शहर का सबसे खतरनाक दिखने वाला माफिया और उसकी सबसे सनकी रानी हमेशा के लिए एक दूसरे के हो चुके थे, बिना किसी शर्त के, ताउम्र के लिए। अगले दिन मेहर ने अपना शो ख़त्म किया और जैसे ही ऑन एयर की लाल बत्ती बुझी, उसने चैन की सांस ली। लेकिन स्टूडियो का साउंड प्रूफ दरवाज़ा खुला
और अंदर कदम रखने वाले इंसान को देखकर उसकी सांसें एक बार फिर अटक गई। अभय अपनी शर्ट की बाहें मोड़ते हुए सीधे अंदर आया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो साफ बता रही थी कि उसने अभी अभी स्टूडियो के बाहर लगे मॉनिटर पर मेहर की लाइव स्पीच सुनी थी। तो शहर के सबसे बड़े खड़ूस और पर्सनली सर्टिफाइड माफिया पति के बारे में लाइव शो में इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही थी आरजे मेहर। अभय ने धीरे धीरे चलते हुए मेहर की तरफ कदम बढ़ाया। उसके चेहरे पर वो खतरनाक और नशीली मुस्कान थी। मेहर अपनी कुर्सी पर बैठी रही। उसने अपने दोनों हाथ अपनी डेस्क पर रखे, एक भौहें चढ़ाई और अपनी उस टिपिकल बागी और सनकी आरजे वाली अदा में बोली, गलत क्या कहा मैंने? पूरी दुनिया जानती है कि तुम इस शहर के सबसे बड़े कंट्रोल फिक्र और ख़तरनाक इंसान हो। कम से कम मेरे श्रोताओं को सच तो पता होना चाहिए कि उनकी पसंदीदा आरजे किस बला के साथ जी रही है। अभय ने 2 ही कदमों में मेहर की कुर्सी और दीवार के बीच की सारी दूरी ख़त्म कर दी। उसने अपने दोनों हाथ मेहर की कुर्सी के दोनों हथों पर टिका दिए, जिससे मेहर पूरी तरह से उसके घेरे में आ गई। भला हूँ या तुम्हारी इस अधूरी जिंदगी की एकमात्र ज़रूरत? अभय थोड़ा और झुका। उसकी सांसें मेहर के गालों को छू रही थी। और रही बात सच बताने की, तो अपनी जनता को यह भी बताना भूल गई कि यह खतरनाक माफिया अपनी सनकी रानी के सामने कितनी आसानी से घुटने टेक देता है। मेहर का दिल उस नज़दीकी से पागलों की तरह धड़कने लगा, लेकिन उसकी जुबान का तीखापन कम नहीं हुआ। उसने अपनी नज़रें झुकाने के बजाय सीधे अभय की आंखों में देखा और उसके कॉलर को अपनी उंगलियों से पकड़कर थोड़ा और अपनी तरफ खींच लिया। घुटने तुम टेकते हो मिस्टर बॉस, क्योंकि तुम जानते हो कि अगर तुमने मुझसे पंगा लिया तो मैं तुम्हारे इस पूरे कारपोरेट साम्राज्य की धज्जियां उड़ाने में 1 सेकंड नहीं लगाऊंगी। मेहर की आवाज़ में वो चुनौती थी जो सिर्फ अभय को पागल कर सकती थी। अभय के होठों की मुस्कान और गहरी हो गई। उसकी आंखों में वो खुखार और जुनूनी चमक भड़क उठी जो साबित करती थी कि वो इस लड़की की किसी भी धमकी से डरता नहीं है, बल्कि उसके इसी पागलपन पर मरता है। तो आजमा कर देख लो मिस्टर कपूर। अभय की आवाज़ भारी और बेहद नशीली हो गई। देखते हैं तुम्हारा यह पागलपन मुझ पर कितनी देर टिकता है। इससे पहले कि मेहर कोई और तीखा ताना मारती, अभय ने अपने होठों से उसकी बोलती हमेशा के लिए बंद कर दी। वो किस कोई शांत या मीठा रोमांस नहीं था। वो 2 जिद्दी आग और पेट्रोल जैसे लोगों का मिलन था जो एक दूसरे को पूरी तरह से मिटाकर सिर्फ अपने रंग में रंग देना चाहते थे। अभय की पकड़ इतनी मजबूत और जुनूनी थी कि मेहर की सांसें उखड़ने लगी, लेकिन इस बार उसने अभय को दूर धकेलने के बजाय अपनी उंगलियां अभय के बालों में कस ली और पूरी शिद्दत से उस पागलपन का हिस्सा बन गई। स्टूडियो की उस मध्यम सुनहरी और धुंधली रोशनी में समय जैसे वहीं थम गया था। हवा में एक अजीब सा नशा और गहरी खामोशी थी जो सिर्फ उन दोनों की भारी होती सांसों और धड़कनों से टूट रही थी। अभय का चेहरा पूरी तरह से मेहर की गर्दन और कंधे के नाजुक मोड़ पर धंसा हुआ था। उसकी गर्म सांसें मेहर के संवेदनशील त्वचा को छूती हुई सीधे उसके रोंगटे खड़े कर रही थी। उसने अपनी सफ़ेद शर्ट के बटन ऊपर से खोल रखे थे और उसकी टाई ढीली होकर एक तरफ लटक रही थी। उसके दोनों मजबूत और ताकतवर हाथ मेहर की कमर और पीठ को इस कदर जकड़े हुए थे कि दोनों के बीच हवा गुजरने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। ठीक वैसे ही जैसे कोई अपनी इकलौती और आखिरी कायनात को हमेशा के लिए अपनी बाहों में कैद कर लेना चाहता हो। मेहर की आंखें बंद थी। उसका सिर थोड़ा सा पीछे की तरफ झुका हुआ था और उसने जो ऑफ शोल्डर बुना हुआ स्वेटर पहना था वो उसके एक कंधे से थोड़ा सरक गया था। उसकी एक एक सांस में अभय के उस जुनूनी स्पर्श की शिद्दत साफ महसूस हो रही थी। मेहर के हाथ खाली नहीं थे। उसने अपनी उंगलियों को अभय के बिखरे हुए काले बालों में कस कर उलझा रखा था और उसके कंधे पर पहनी उस सफ़ेद शर्ट के कपड़ों को अपनी मुट्ठियों में ऐसे भींच रखा था मानो उस पागलपन में खुद को पूरी तरह से खो देना चाहती हो। यह सिर्फ एक नज़दीकी नहीं थी, यह 2 जिद्दी आग और पेट्रोल जैसे लोगों का मिलन था, जहां अतीत का सारा डर, कबीर का वो काला साया
और दुनिया की हर दीवार चकनाचूर हो चुकी थी। तुम सिर्फ मेरी हो मेहर। अभय की भारी रसीली और कांपती हुई आवाज़ सीधे मेहर के दिल पर जा लगी। उसकी पकड़ और ज़्यादा गहरी और कसैली हो गई, जैसे वो उसे अपनी हड्डियों के भीतर उतार लेना चाहता हो। इस रूह पर, इस सांस पर सिर्फ मेरा हक है। मेहर ने अपनी पलकें नहीं खोली, बस अपना चेहरा थोड़ा और अभय के सीने की तरफ झुका दिया। उसके होठों पर एक अजीब सा सुकून और उस जुनूनी कैद को स्वीकार करने की चमक थी। उसने अपनी उंगलियों को अभय के बालों में और कस लिया और अपनी भारी सांसों के बीच फुसफुसा कर कहा, जानती हूँ, और अब इस कैद से आज़ादी मुझे चाहिए भी नहीं मिस्टर बॉस। उस मध्यम सुनहरी रोशनी और स्टूडियो के सन्नाटे के बीच वो डार्क रोमांस का वो चरम था, जहाँ जो जिद्दी रूहें एक दूसरे की आग में पूरी तरह जल कर राख हो चुकी थी। ना कोई शर्त, ना कोई डर और ना कोई पाबंदी, सिर्फ एक खुखार जुनूनी प्यार और ताउम्र का टूट बंधन। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही रोमांटिक और मज़ेदार कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। धन्यवाद।